अब हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी की क्लिनिकल क्लासिफिकेशन की। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी इंक्लूड होएगा। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में एबनॉर्मल टाइटनेस होगी मसल्स की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए एबनॉर्मल टाइटनेस हो जाएगी मसल की। एंड देन इसमें आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। फर्स्ट इज़ हाइपरटोनिसिटी, मसल की जो टोन होगी वो इंक्रीज़ होगी और मसल ओवर एक्टिविटी में होगी। सेकेंड, आपको इसमें एक टाइप का फिनोमिना देखने के लिए मिलेगा कॉल्ड एज क्लैस्प नाइफ फिनोमिना। क्लैस्प नाइफ फिनोमिना में क्या होगा, इसमें क्योंकि हाइपरटोनिसिटी होगी मसल की और मसल में कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हुए होंगे, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा मसल्स में, हाइपरटोनिसिटी होगी प्लस स्पास्टिक मसल होगी। इन चीज़ों को कंबाइन करके क्लैस्प नाइफ फिनोमिना बताया है। नाउ मैं आपको क्लैस्प नाइफ फिनोमिना एक नाइफ़ यूज़ करके ही बताती हूँ। दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ नाइफ़। मैंने इसमें से एक नाइफ़ को ओपन कर लिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना ऑफ द क्लैस्प नाइफ। क्लैस्प नाइफ में क्या होगा, सपोज दिस इज़ योर हैंड, दिस इज़ योर एल्बो जॉइंट, दिस इज़ योर हैंड, दिस इज़ योर आर्म एंड दिस इज़ द शोल्डर जॉइंट। अब क्या होगा, सपोज पेशेंट इस पोजीशन में है और थेरेपिस्ट को उसका हैंड जो है वो फ्लेक्स कराना है, एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन देना है। इसमें क्या होगा, थेरेपिस्ट अपना प्रेशर लगाएगा, क्योंकि स्पास्टिसिटी होगी तो ये इजीली फ्लेक्स भी नहीं होगा। इसमें फ्लेक्शन करेगा थेरेपिस्ट और अपना जोर लगाएगा। अब आप धीरे 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 फ्लेक्स हो रहा है, एंड में जाके ये खुद फ्लेक्स हो गया। शोइंग यू अगेन, this is the elbow joint, this is the shoulder joint and this is the your arm. Therapist needs to apply the pressure for the flexion of the elbow joint. I am applying the pressure and then you see at the end moment it get itself flexed. This is the clasp knife phenomena. इसमें end range पे इतनी हाइपरटोन है, मसल ओवर एक्टिविटी कर रही है कि वो खुद जाकर फ्लेक्स हो रही है। नाउ आई एम शोइंग यू अ वीडियो रिगार्डिंग दिस फिनोमिना। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, थेरेपिस्ट एल्बो फ्लेक्शन के लिए अपना प्रेशर अप्लाई कर रहा है और कैसे एंड रेंज में एल्बो खुद फ्लेक्स हो रही है बिकॉज ऑफ द हाइपरटोनिसिटी ऑफ द मसल ओवर एक्टिविटी। दिस इज़ द क्लैस्प नाइफ फिनोमिना। इसमें दो चीज़ें हो गई, हाइपरटोनिसिटी ऑफ द मसल और एक क्लैस्प नाइफ फिनोमिना। नाउ इसमें एक और चीज़ है, दैट इज़ ओकेजनल क्लोनस। ओकेजनल क्लोनस है an abnormal reflex a response that involves the involuntary and rhythmic muscle contractions. जब भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा या रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं और वो इनवॉलेंट्री हो रहे हैं विदाउट एनी पॉज, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब एक एबनॉर्मल रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स करेगा जिसको हम ओकेजनल क्लोनस कहते हैं। दिस इज़ द स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। हमारी सेकेंड आती है एथिटोइड सेरेब्रल पाल्सी। एथिटोइड सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है, इसमें कैरेक्टराइज बाय बिजार
एंड अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री मूवमेंट कॉल्ड एथिटॉइड मूवमेंट्स। बहुत सारे अनकंट्रोल्ड और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं जिनको हम एथिटॉइड मूवमेंट्स भी बोलते हैं। फिर ये वाले जो हम मूवमेंट्स होते हैं ये कोई भी जानबूझ के नहीं करता, ये पर्पसलेस होते हैं, ब्रीथिंग होते हैं, जर्की होते हैं, अचानक होते हैं और ट्रेमर लाइक होते हैं। ट्रेमर मतलब एक शॉर्ट पीरियड में नंबर ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। सो एथिटॉइड सेरिब्रल पाल्सी में पर्पसलेस मूवमेंट्स होते हैं, रिदिंग और जर्की होते हैं, ट्रेमर होता है। फिर इसमें आप देखोगे फ्लक्चुएशन ऑफ टोन फ्लक्चुएट होती है टोन के अंदर, जो कि हाइपरटोनिया भी हो सकती है और हाइपोटोनिया भी हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट दोनों टाइप के मूवमेंट करेगा, उसके हमें टोन में दोनों टाइप की फ्लक्चुएशन नज़र आएंगी। सो इसकी वजह से जो भी एक्टिविटीज़ होंगी जो पेशेंट कर रहा होगा परफॉर्म, वो हमें अनकोऑर्डिनेटेड लगेंगी बिकॉज ऑफ दिस हाइपरटोनिया एंड हाइपोटोनिक फ्लक्चुएशन इन द टोन। सो नेक्स्ट हम एथिटॉइड डांस की बात करते हैं। ये भी एक टाइप की सेरिब्रल पाल्सी है, इसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है एथिटॉइड पेशेंट का, कुछ एथिटॉइड पेशेंट का। सम पेशेंट्स हैव involuntary movements prevents। सो एथिटॉइड डांस ये एक थर्ड टाइप की सेरिब्रल पाल्सी है, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है। सो इसमें क्या होता है, पेशेंट्स कुछ एथिटॉइड सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स इस टाइप का होता है कि पेशेंट अपना वेट अपनी फीट्स पे बेयर नहीं कर पाता, इसकी वजह से वो अपनी फीट को बार बार फ्लोर से उठाता है। एक फीट पे पेशेंट अपना वेट बेयर करता है, फिर दूसरी फीट को अप करता है, फिर दूसरी फीट को नीचे रख के पहली वाली को अप करता है। सो ये ऐसा प्रोजेक्ट होता है एज दे वर डांसिंग। सो देयर आर सम पेशेंट्स हैव इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स दैट prevents them from maintaining the weight on the feet, so they continuously withdraws their feet upward from floor as they were dancing. Also there is a fact that एथिटॉइड CP patients are very intelligent। एथिटॉइड सेरिब्रल पाल्सी के जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इनफैक्ट वो अपने अकेडमिक सेशन में भी बहुत वेल परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करेंगे अटैक्सिक टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी की। इसमें डिस्टर्बेंस होता है बैलेंस में, डिस्टर्बेंस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। सो अब हम बात करेंगे एटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी की। इसमें क्या होगा, आपका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन दोनों ही डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। आप प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाएंगे अपने बॉडी को और कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। सो दिस लीड्स टू द एटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी। इसमें आपकी स्टेबिलिटी ऑफ हेड, आपके सर का वज़न आपकी गर्दन पे और आपकी बॉडी का वज़न आपके पेल्विक एरिया पे, दोनों की ही स्टेबिलिटी वेरी पुअर, बहुत पुअर होगी अटैक्सिक टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी में। इसके जो पेशेंट होंगे वो बहुत ज़्यादा क्लमजी होंगे। इसमें एक इंटेंशनल ट्रेमर भी टर्म आएगी। अब इसमें क्या होगा, इंटेंशनल ट्रेमर के बाद हमारा मेंटल, विजुअल और परसेप्शुअल। हमारा मेंटली, विजुअली या परसेप्शुअल मीन्स जजमेंटल थिंग्स में जो भी ये मेंटल होगा, विजुअल होगा और परसेप्शुअल में हमारे प्रॉब्लम्स आएंगे। नाउ अटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी अगेन दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज द मिक्स्ड अटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी और फ्लैसिड अटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी। मिक्स्ड में आपको क्या नज़र आएगा, या तो स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी के लक्षण होंगे, एथिटॉइड के लक्षण होंगे और अटैक्सिक, इन तीनों के इंक्लूड होंगे ये तीनों, ऑल थ्री ऑफ देम। या फिर आप सेकंड में देखोगे मे ऑल्सो एनी टू ऑफ देम, इन तीनों में से किसी दो के लक्षण होंगे। जैसे स्पास्टिक एथिटॉइड भी हो सकता है, एथिटॉइड अटैक्सिक भी हो सकता है या स्पास्टिक अटैक्सिक भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारी फ्लैसिड। फ्लैसिड
एक तो ये बहुत रेयर होती है, एंड सेकंड इसमें काइफोसिस या जेनोरिकविटम जैसे डिफॉर्मिटीज चाइल्ड के अंदर डेवलप होती हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेरिब्रल पाल्सी. सो अब हम बात करेंगे न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस की. न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस वो रिफ्लेक्स होते हैं जो आफ्टर बर्थ देखे जाते हैं बेबीज़ में. सो न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस इनवॉलेंट्री होती हैं और बेबी इन्हें खुद से नहीं करता, ये खुद होते हैं, तो इसलिए इन्हें रिफ्लेक्सेस बोलते हैं क्योंकि ये खुद होते हैं और इसलिए आफ्टर बर्थ बेबीज़ के अंदर देखे जाते हैं. जैसे 1 महीने बाद के रिफ्लेक्सेस देखे जाएंगे, 4 महीने पे देखे जाएंगे, 6 महीने पे देखे जाएंगे, 1 साल पे देखे जाएंगे. जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है उस हिसाब से उसके अंदर रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं और उनको देखे जाते हैं. सो हमारा पहला रिफ्लेक्सेस आता है जो सेरिब्रल पाल्सी पेशेंट के अंदर होता है, वो होता है टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेस. टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेस हमारे 2 टाइप के होते हैं, एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स और सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स. देन हमारा आता है क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिस्पॉन्स, मोरो रिफ्लेक्स, गैलेंट रिफ्लेक्स, लेब्यूरिथिन रिफ्लेक्स, पैराशूट रिएक्शन, न्यूनेटल स्टैंडिंग और स्टेपिंग, प्लेसिंग रिएक्शंस एंड ओपिस्थोटोनस. सो दीज आर द रिफ्लेक्सेस जो हम न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं और सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स के अंदर देखते हैं. नाउ द फर्स्ट रिफ्लेक्स इज ATNR, एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स. ये कैसे देखेंगे पेशेंट के अंदर? जितने भी अभी हम रिफ्लेक्सेस पढ़ रहे हैं सबके साथ एक्सप्लेनेशन के बाद सबके साथ पिक्चर है, सो इट इज़ ईजी टू सी द रिफ्लेक्सेस. इन रिफ्लेक्सेस में ATNR रिफ्लेक्स में क्या होगा, व्हेन द फेस इज टर्न्ड ऑन वन साइड, जब बेबी सुपाइन पोजीशन में होगा और उसका फेस जो होगा वो एक साइड पे टर्न होगा, द आर्म एंड द लेग ऑन दैट साइड, उस तरफ के उसके हाथ और पैर दोनों ही एक्सटेंडेड पोजीशन में होंगे और दूसरी तरफ के उसके हाथ और पैर दोनों ही फ्लेक्स पोजीशन में होंगे. सो ये होता है हमारा एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स. देन एक गेम है जो बहुत मशहूर है, नोन एज द फेंसिंग गेम. जब फेंसिंग गेम को खेला जाता है तो उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है वो भी यही पोजीशन होती है ATNR की, जिसमें फेस एक तरफ होता है, उसके साइड के जो हाथ पैर होंगे वो स्ट्रेट होंगे, एक्सटेंडेड होंगे, और उसके ऑपोजिट साइड के जो हाथ पैर होंगे वो हमारे फ्लेक्स्ड होंगे. सो यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, आप देखिए फेस की तरफ के हाथ पैर दोनों सीधे हैं और उसके ऑपोजिट साइड के दोनों फ्लेक्स्ड हैं. सो दिस इज़ द ATNR. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द STNR. STNR होता है हमारा सिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स. सिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स में चाइल्ड की पोजीशन प्रोन होंगी, बच्चा उल्टा लेटा हुआ होगा और उसका हेड अपलिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ उठा होगा, या उसे एक्सटेंशन भी बोलते हैं, इसलिए हेड इज लिफ्टेड और एक्सटेंशन. आर्म्स और ऑटोमेटिकली स्ट्रेटन, बच्चा खुद ब खुद अपनी आर्म्स को ऑटोमेटिक स्ट्रेट भी कर देगा, हिप्स और नीज बेंड कर देगा. जैसे प्री क्रॉलिंग स्टेज में होता है, जब भी बच्चा घुटनों के बल चलने की कोशिश करता है तो उसकी जो प्री क्रॉलिंग, जो वो पहला साइन देता है कि हाँ वो चलने वाला है घुटनों के बल, तो वो यही साइन होता है जिसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स. इस चीज़ को आप पिक्चर में भी देख सकते हैं किस तरीके से बेबीज़ की जो बेबी का जो हेड है वो लिफ्टेड है, आर्म स्ट्रेट है और नीज और हिप्स उसके बेंड है. सो नाउ कम टू दी अनदर वन, द गैलेंट रिफ्लेक्स. गैलेंट रिफ्लेक्स में क्या होगा, होल्ड द चाइल्ड, बच्चे को पकड़ो प्रोन पोजीशन में, उसके बाद फेस उसका डाउन होगा, नीचे की तरफ होगा. अब जो थेरेपिस्ट होगा या जो भी उसका केयर गिवर होगा, केयर टेकर होगा, इस रिफ्लेक्स को जानने के लिए वो बच्चे की स्पाइन पे एक साइड पे टच करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और बेबी जो अपना पूरी बॉडी है वो जिस पार्ट पे, जिस साइड पे उसका स्टिमुलेशन हो रहा है उस तरफ वो अपनी पूरी बॉडी को घुमा लेगा, रोटेट कर लेगा. सो दिस इज़ द गैलेंट रिफ्लेक्स. नाउ द मोरो रिफ्लेक्स. मोरो रिफ्लेक्स में क्या होता है, स्प्रेड द आर्म्स. बेबी अपनी आर्म्स को स्प्रेड करेगा, जिस जिस हिसाब से जब बेबी छोटा होता है और वो सोफ़ा, काउच या बेड पे लेटा हुआ होता है और जब वो रोता है तो उसकी रोने के टाइम की जो पोजीशन होती है, उसके आर्म्स जो होता है वो खुलते हैं, फिर एकदम से वो टाइट प्रेस करता है अराउंड द चेस्ट, एट द बैक ऑफ द चेस्ट को वो टाइट अपने हाथों को प्रेस करता है. सो उस
पोजीशन को एज अ मोरो रिफ्लेक्स काउंट करते हैं. सो दिस इज द इमेज ऑफ द मोरो रिफ्लेक्स. नाउ द अनदर वन इज द पैराशूट रिफ्लेक्स. पैराशूट रिफ्लेक्स आप देखोगे ये 6 to 9 मंथ्स में जाके आपको बेबीज़ के अंदर दिखने के लिए मिलेगा. इसमें क्या होगा, वेंट्रल सस्पेंशन. इट मीन्स आप बेबी को पकड़ोगे और उसको धीरे धीरे नीचे ले जाने की कोशिश करोगे. सपोज़ आपने बेबी को प्रोन पोजीशन में पकड़ा. पकड़ने के बाद जैसे केयर गिवर्स होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो उन्हें प्रोन पोजीशन में पकड़ा और उन्हें धीरे धीरे कोशिश करोगे नीचे ले जाने की. जैसे बेड की तरफ लेके जा रहे हो तो बेबी क्या करेगा, अपना खुद ही अपने दोनों हाथ खोल लेगा एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म, कि वो गिर ना जाए या वो स्लाइटली बहुत स्मूथली स्लाइड करे. तो इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं पैराशूट रिफ्लेक्स. वो पैराशूट की तरफ अपना दोनों हाथ खोल लेगा एज अ डिफेंस मैकेनिज्म. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द पैराशूट रिफ्लेक्स. So these are the 5. Now come to the another one. अब हम देखेंगे रिफ्लेक्स वॉकिंग और स्टेपिंग. रिफ्लेक्स वॉकिंग और स्टेपिंग होता है बेबी चलने की कोशिश करता है. कैसे करेगा, जब आप बेबी को दोनों हाथ से पकड़ोगे अंडर द आर्म एंड देन आप उसका डॉर्सम ऑफ द चाइल्ड इज फुट इज प्लेस्ड अगेंस्ट द अंडर सरफेस ऑफ द टेबल. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेबल और ये बेबी का लेग है और आप इसे अंडर सरफेस टेबल के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसके नीचे डालने की कोशिश करोगे तो बेबी वो खुद ही ऑटोमेटिकली ऊपर लाएगा. सो दिस इज द रिफ्लेक्स वॉकिंग और स्टेपिंग. इसमें बेबी क्या एक और हो सकता है कि इसमें जैसे वो अपना पैर को अंडर सरफेस से ऊपर लाए तो वो चलने की कोशिश करे, अटेम्प्ट टू वॉक, वो दूसरे पैर को आगे फॉरवर्ड रखने की कोशिश करे. सो दिस इज द रिफ्लेक्स वॉकिंग और स्टेपिंग. So this is the picture in which baby tries to walk or stepping. Now another is the crossed extensor response. क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिस्पॉन्स को हम क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं और क्रॉस्ड एक्सटेंशन रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं. सो इसमें होता है कि जब भी हम जो बेबी वो नॉर्मली चल रहा है और चलते टाइम जो लोअर लिम्ब होते हैं वो स्लाइटली फ्लेक्स पोजीशन में होते हैं, वो प्रॉपर एक्सटेंडेड पे नहीं होते हैं. सो जब वो चलेगा और सपोज उसका एक लिम्ब के नीचे कोई भी ऐसा पेनफुल स्टिमुलाई आ गया जिसकी वजह से जिस लिम्ब के नीचे पेनफुल स्टिमुलाई है वो उस लिम्ब को अपवर्ड कर लेगा, विड्रॉज कर लेगा फ्लोर पे से, और दूसरा जो उसका दूसरा पैर है उसको वो एक्सटेंड कर लेगा. सो दिस इज द क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिस्पॉन्स. It is a reflex in which the contralateral limb compensates the loss of the support when the ipsilateral limb withdraws from the painful stimulus in the withdrawal reflex. जैसे उसका सारा बैलेंस जो आएगा वो दूसरे पैर पे आएगा, सो वो डगमगाएगा, उसका जो पैर है उसको ऐसा फील होगा लॉस ऑफ अ सपोर्ट टाइप ऑफ कंडीशन. सो या दिस इज द क्रॉस एक्सटेंशन रिस्पॉन्स. इसमें आप देख सकते हो पिक में painful stimuli is the glass is a glass of bottle एंड जो इसका आप देख रहे हो पीछे वाला पैर है उसमें पहले एक्सटेंशन नहीं था, बाद में वो एक्सटेंशन शो हो रहा है. सो या दिस इज द क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिस्पॉन्स. नाउ लेट्स कम टू द लेब्रिथिन रिस्पॉन्स और लेब्रिथिन रिफ्लेक्स. सो दिस इज द राइटिंग रिफ्लेक्स. राइटिंग इट मीन्स सही होने का रिफ्लेक्स. हम किसी गलत पोजीशन में बैठे हैं या कोई हमें फोर्स कर रहा है गलत पोजीशन में बैठने के लिए और फिर हम उस पोजीशन को नेगलेक्ट करके हम अपनी सही पोजीशन में आ रहे हैं, अपवर्ड पोस्चर में आ रहे हैं. सो दिस इज़ द राइटिंग रिफ्लेक्स. इसमें क्या होता है, बेबी अपने खुद की पूरी पोजीशंस को, बॉडी पोजीशन को ओरिएंट करता है एंड देन नॉर्मल अपवर्ड पोजीशन में आता है. फॉर एग्जांपल आप बेबी को बोलोगे, आप बोलोगे तो नहीं, आप बेबी को किसी गलत पोजीशन में बिठा देना या उसे नीचे की तरफ कर देना तो वो खुद ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा, अपवर्ड आने की कोशिश करेगा. या जैसे आप उसका जो सर है अगर वो नीचे चला जाता है तो वो खुद उसे लिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ, जैसे प्रोन पोजीशन में होता है उसे लिफ्ट करेगा, अपने हैंड्स को लिफ्ट करेगा और फिर अपने अपराइट पोजीशन में आने की कोशिश करेगा. सो दिस इज़ द राइटिंग रिफ्लेक्स. You can see in the picture the
the writing reflex, the labyrinthine reflex. Now the last one is the placing reaction reflex. Placing reaction reflex होता है होल्ड द बॉडी ऑफ द बेबी, बेबी को आप होल्ड करोगे अराउंड द ट्रंक के पास से, और उसका लोअर फीट को आप सॉलिड सरफेस पे टच करोगे, लाइट प्रेस करोगे, बेबी अपना खुद फुट उठाकर अपवर्ड रखेगा, प्लेस करेगा, और उस पर वज़न डाल के वो नेक्स्ट अटेम्प्ट करेगा वॉकिंग का. सो दिस इज़ द प्लेसिंग रिएक्शन रिफ्लेक्स. In the picture also we may say this is the placing reflex. बेबी पोजीशन, उसे दबाने की कोशिश करो लोअर लिम से, एंड देन वो खुद अपवर्ड आके अपने आगे वॉक करने की कोशिश करेगा. सो दिस इज ऑल द न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस which are seen in the cerebral palsy patient. The treatment, the rehabilitation and the approaches to the treatment I will tell you later in the next video. This is all for the today. Thank you so much. Do subscribe, like, comment, and if you guys have any problem related to the topic or related to the way I am explaining, you can comment me, so I'll improve myself, and I'll improve all the topics related to your request. Thank you so much.